स्वागत है आपका जस्ट लिसन सीरीज के एक और नए वीडियो में। और यहाँ पे हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। इसका फ्री नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं इन सारे स्रोतों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को पढ़ रही थी ना, तो 1920 के उस दौर की कल्पना करना भी मुझे बहुत अजीब लग रहा था। अजीब कैसे? मतलब किस मायने में? मतलब देखिए, हम उस ब्रिटिश साम्राज्य की बात कर रहे हैं जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति। और वो डर किससे रहे थे? लकड़ी के एक साधारण से चरखे से। ये जो पूरी चर्चा है ना, इसका मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि सूत काटने का एक छोटा सा उपकरण एक जन विद्रोह का सबसे बड़ा हथियार कैसे बन गया। बिल्कुल। और ये वाकई एक बहुत ही हैरान करने वाला ऐतिहासिक क्षण था। जब हम इन सारे रिसर्च आर्टिकल्स में गहराई से जाते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? ये कि असहयोग आंदोलन कोई सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये दरअसल एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ आम जनता का, क्या कहेंगे उसे, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। एक साइकोलॉजिकल वॉर। जी। 1920 से 1922 के बीच ना, भारत की राजनीति वकीलों और उन पढ़े लिखे लोगों के बंद ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई थी। वो पहली बार खेतों में, कारखानों में और गांव की पगडंडियों तक पहुंच गई थी। और इसी बात को समझने के लिए अगर मैं एक एनोलॉजी दूं, आपने वो जेंगा टावर वाला गेम खेला है? अरे हाँ, वो जिसमें लकड़ी के ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे होते हैं। बिल्कुल वही। तो ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति ना बिल्कुल उस जेंगा टावर जैसी ही थी। इन दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि उनका वो जो विशाल टावर था वो दरअसल भारतीयों के सहयोग वाले ब्लॉकों पर टिका हुआ था। हाँ, बहुत सही तुलना है ये, है ना। मतलब पुलिस थानों में सिपाही भारतीय हैं, अदालतों में वकील भारतीय हैं, सरकारी दफ्तरों में क्लर्क भी भारतीय ही हैं। तो गांधी जी का जो विचार था वो बहुत सरल लेकिन एकदम अचूक था कि अगर हम वो सहयोग वाला ब्लॉक चुपचाप खींच लें तो पूरा ब्रिटिश साम्राज्य बिना एक भी गोली चलाए अपने ही भार से ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बिल्कुल। इस पूरे तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी विदेशी ताकत ना मुट्ठी भर अधिकारियों के दम पर करोड़ों लोगों पर राज कर ही नहीं सकती, जब तक कि वो लोग खुद उसका साथ ना दे। एकदम सही। असहयोग का पूरा दर्शन ही इसी सहयोग को खत्म करने पर टिका था। लेकिन देखिए, कोई भी इतना बड़ा जन आंदोलन बिना किसी बड़ी चिंगारी के तो अचानक शुरू नहीं होता ना। हाँ, रातों रात तो लाखों लोग सड़कों पर नहीं आते। जी। तो इन स्रोतों में 1920 से पहले के कुछ सालों का बहुत ही विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसने भारत को ना एक उबलते हुए प्रेशर कुकर में बदल दिया था। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया प्रथम विश्व युद्ध ने, 1914 से 1918 वाला। जी। तो उस प्रेशर कुकर की स्थिति को थोड़ा खोलकर समझते हैं। युद्ध लड़ रहा था ब्रिटेन यूरोप में, लेकिन उसकी पूरी आर्थिक और मानवीय कीमत भारत को चुकानी पड़ रही थी, है ना? बिल्कुल। और इसके आंकड़े बहुत डरावने हैं। दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटिश सेना के जो रक्षा खर्चे थे, उनको पूरा करने के लिए भारतीयों पर करों का, मतलब टैक्स का इतना भारी बोझ डाल दिया गया था कि आम आदमी की कमर ही टूट गई। और सिर्फ टैक्स ही नहीं, मैंने पढ़ा कि महंगाई भी आसमान छू रही थी। अरे 1913 से 1918 के बीच जरूरी चीजों की कीमतें लगभग दुगनी हो गई थीं। और सबसे भयानक स्थिति तो किसानों की थी। वो कैसे? उन्हें गेहूं और चावल उगाने से रोका जा रहा था। उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वो जूट, नील और कपास जैसी नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाएं। अच्छा, क्योंकि ब्रिटिश कारखानों को कच्चे माल की जरूरत थी युद्ध के लिए। जी। और इसका सीधा परिणाम क्या हुआ? देश में भयंकर अकाल पड़ा और सोने पे सुहागा 1918 में स्पेनिश फ्लू महामारी आ गई। बाप रे। अकाल और इस महामारी ने मिलकर ना 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जान ले ली। 1 करोड़। ये बहुत बड़ा नंबर है। और इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी हो रही है, लोग मर रहे हैं, और सरकार का रवैया कैसा था? एकदम संवेदनहीन। जनता भुखमरी से मर रही है और अंग्रेजों ने इनाम के तौर पे क्या दिया? 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया। हाँ, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून, जिसने भारतीयों के सारे अधिकार को चल दिए। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ इस कानून के पीछे की ब्रिटिश मंशा समझना चाहती हूँ। युद्ध तो 1918 में खत्म हो गया था ना, फिर उन्हें शांति के समय इतने कठोर कानून की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था, ताकि कोई भी विरोध हो तो उसे तुरंत कुचला जा सके। इमरजेंसी पावर्स। जी।
क्योंकि गदर पार्टी और बहुत से क्रांतिकारी समूह उस वक्त काफी एक्टिव हो गए थे। अब 1918 में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेजों को डर सताने लगा कि कहीं रूस की तरह भारत में भी कोई बड़ी क्रांति न भड़क जाए। अच्छा, तो वो उस इमरजेंसी पायर को छोड़ना नहीं चाहते थे। बिल्कुल। उन युद्धकालीन शक्तियों को स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए ही ये वॉलेट एक्ट लाया गया। इसके तहत आप किसी भी भारतीय को बस शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकते थे। ये तो सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रताओं का गला घुटना था। और इसी दमनकारी कानून ने उस घटना की नींव रखी जिसने पूरे देश की रूह को झकझोर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। जी, जब एक शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। लेकिन स्रोतों को गहराई से पढ़ने पर एक बात जो मुझे समझ आई वो ये कि हत्याकांड से भी ज्यादा उसके बाद जो हुआ उसने भारतीयों के बचे खुचे भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। आप हंटर कमीशन की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब सरकार ने जांच के नाम पर जो हंटर कमीशन बनाया वो तो सिर्फ लीपापोती थी ना, और उससे भी बुरी बात, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर के काम को सही ठहराया। बिल्कुल, और कुछ ब्रिटिश अखबारों ने तो उसे साम्राज्य का रक्षक तक लिख दिया था। उसके लिए भारी चंदा इकट्ठा किया गया। सोचिए, एक तरफ भारतीय अपने बच्चों और परिवार वालों का शोक मना रहे और दूसरी तरफ उनके कातिल को सम्मानित किया जा रहा है, उसे पैसे दिए जा रहे। इस एक घटना ने ना ब्रिटिश न्याय प्रणाली के उस भ्रम को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया जिस पर हमारे कुछ उदारवादी नेता अभी भी भरोसा करते थे। और एक और चीज थी जिसने इस प्रेशर कुकर की आग को और तेज किया, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। स्रोतों में इसका बार बार जिक्र है कि इसने बहुत निराश किया। लेकिन ऐसा क्यों? मतलब भारतीयों को तो उम्मीद थी ना कि युद्ध में साथ देने के बदले उन्हें स्वशासन या डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। उम्मीद तो थी, लेकिन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने स्वशासन के नाम पर द्वैध शासन या डायर की नाम की एक बहुत ही अजीब व्यवस्था लागू कर दी। ये डायर की असल में थी क्या? देखिए, इसे ऐसे समझें, उन्होंने प्रांतों में विभागों को 2 हिस्सों में बांट दिया। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जिनमें पैसा खर्च होता है, वो विभाग भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। अच्छा, और जिनमें असली ताकत होती है, जैसे वित्त यानी फाइनेंस, पुलिस, कानून, वो सारे विभाग ब्रिटिश गवर्नरों ने अपने पास ही रखे। मतलब भारतीय मंत्रियों के पास जिम्मेदारी तो थी, काम करना था, लेकिन उसे करने के लिए ना तो उनके पास बजट था और ना ही कोई पावर। एकदम सही, ये सिर्फ एक छलावा था। इससे साफ हो गया कि अंग्रेज अपनी सत्ता का एक छोटा सा हिस्सा भी भारतीयों के साथ बांटना नहीं चाहते। तो अगर हम पूरे परिदृश्य को देखें, किसान लगान और अकाल से मर रहा है, मजदूर महंगाई से परेशान है, मध्यम वर्ग राउलेट एक्ट से डरा हुआ है, हर कोई शोषित महसूस कर रहा था। पूरा देश ही जैसे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। बिल्कुल, लेकिन तभी गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इन दस्तावेजों को पढ़ते हुए मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। उन्होंने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। हाँ, और ये फैसला उस वक्त के हिसाब से बहुत अप्रत्याशित था। मतलब खिलाफत का मुद्दा तो भारत की घरेलू राजनीति से पूरी तरह अलग था ना। इसका तो विश्व युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उससे लेना देना था। जी बिल्कुल। युद्ध में ओटोमन साम्राज्य यानी तुर्की की हार हुई थी और ब्रिटेन ने क्या किया कि तुर्की का विखंडन कर दिया और वहां के जो सुल्तान थे, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा या सबसे बड़ा धार्मिक नेता मानते थे, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। और इस बात से भारतीय मुसलमान बहुत गुस्से में थे, बहुत ज्यादा। और इसी के खिलाफ अली बंधुओं यानी शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में उन्होंने भारत में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ गांधी जी की रणनीति को लेकर थोड़ा उलझन में हूँ। मतलब एक विशुद्ध रूप से धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ना, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? सतह से देखने पर तो ये एक बहुत बड़ा जुआ ही लगता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की रणनीतिक सोच को समझें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? देखिए, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। हाँ, हिंदू मुसलमानों को अलग रखना। बिल्कुल। गांधी जी ने देखा कि अगर हम खिलाफत के मुद्दे पर मुसलमानों के साथ खड़े हो जाएं, तो अंग्रेजों की इस नीति पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये सिर्फ 2 मंचों का साथ आना नहीं था, ये रातों रात ब्रिटिश सरकार के सामने एक ऐसा संयुक्त मोर्चा खड़ा करने की तैयारी थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गांधी जी को लगा होगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा मौका शायद अगले 100 सालों में भी ना मिले। एकदम सही। हालांकि
इन स्रोतों में इस बात का भी जिक्र है कि भविष्य में इसके कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले। हाँ, वो मैंने भी पढ़ा। 1924 में जब तुर्की में खुद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही खत्म कर दिया तो भारत में खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इसके बाद सांप्रदायिक तनाव फिर से बढ़ने लगा था। लेकिन अगर हम 1920 के उस विशिष्ट क्षण की बात करें तो इस फैसले ने एक बहुत विशाल जनसमूह को सड़कों पर ला खड़ा किया। बिल्कुल, गुस्सा भी था, एकता भी बन गई। लेकिन इतने बड़े जनसमूह को बिना कोई हथियार उठाए लड़ना कैसे सिखाया जाए? मतलब प्रैक्टिकली ये कैसे होगा? और यहीं से शुरू होती है असहयोग की वास्तविक कार्यप्रणाली। इसकी दोहरी रणनीति थी, डुअल स्ट्रैटेजी। हाँ, इसके दो हिस्से थे। पहला था नकारात्मक या बहिष्कार वाला कार्यक्रम और दूसरा था सकारात्मक या जिसे रचनात्मक कार्यक्रम कहा गया। तो बहिष्कार में सिर्फ सड़कों पर नारे लगाना नहीं था? नहीं, इसका मकसद था ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह पंगु बनाना, जैसे सरकारी उपाधियां लौटाना। गांधी जी ने खुद अपना कैसरे हिंद मेडल लौटा दिया था। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। अगर इसे हम एक बॉक्सिंग मैच की तरह देखें ना तो ये बहुत मजेदार लगता है। अच्छा, कैसे? मतलब एक हाथ से आप विरोधी के प्रहार को रोक रहे हैं, आप अंग्रेजी कपड़ों, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार करके उनके तंत्र को ब्लॉक कर रहे हैं। सही है। लेकिन सिर्फ ब्लॉक करके या बचाव करके तो आप मैच नहीं जीत सकते ना। आपको दूसरे हाथ से खुद अपनी ताकत भी बढ़ानी होगी, पलटवार करना होगा। बहुत उम्दा एनालॉजी है ये। और वो जो दूसरा हाथ था ना, वही असल में रचनात्मक कार्यक्रम था। अब सोचिए, अगर हजारों छात्र सरकारी स्कूल छोड़ देंगे तो वो पढ़ेंगे कहाँ? घर पे तो नहीं बैठ सकते। बिल्कुल। इसीलिए देश भर में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब उसी दौर में बने थे। और जब वकीलों ने अदालतें छोड़ी तो गांव-गांव में पंचायतों को फिर से खड़ा किया गया ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन इन सब में एक चीज जिस पे सबसे ज्यादा फोकस था वो था स्वदेशी अपनाना, खासकर चरखा। शुरुआत में मुझे लगता था कि विदेशी कपड़ों की होली जलाना शायद बस एक सिंबॉलिक चीज थी, अपना गुस्सा दिखाने के लिए। ज्यादातर लोगों को यही लगता है। हाँ, लेकिन जब मैंने इन स्रोतों में इसके पीछे के आर्थिक आंकड़े देखे तो दिमाग घूम गया। वो आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। देखिए, इसके पीछे का इकोनॉमिक मैकेनिज्म समझना होगा। अंग्रेज करते क्या थे? वो भारत से बहुत ही सस्ते दाम पर कच्ची कपास खरीदते थे, उसे जहाज़ों में भरकर ब्रिटेन भेजते थे, जहां मैनचेस्टर और लंकाशायर की मिलों में मशीनों से कपड़ा बनता था। और फिर वही कपड़ा वापस भारत लाकर बहुत ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। बिल्कुल, भारत का पैसा लगातार पानी की तरह बाहर जा रहा था। गांधी जी ने चरखे के जरिए इस पूरी सप्लाई चेन को ही बीच से काट दिया। चरखा ना कोई पुरानी तकनीक की तरफ लौटना नहीं था, ये दरअसल उत्पादन का विकेंद्रीकरण था, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसके जो आंकड़े हैं, दस्तावेजों में बताया गया है कि 1920 से 21 के दौरान सिर्फ एक साल में भारत में विदेशी कपड़ों का आयात 1 अरब 2 करोड़ रुपए से गिरकर सिर्फ 57 करोड़ रुपए रह गया। सीधे आधा। हाँ, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं था, ये तो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाला प्रहार था। और चरखे ने एक और बड़ा काम किया सामाजिक स्तर पर। सोचिए, जब शहर का एक बहुत अमीर बैरिस्टर और गांव का एक गरीब किसान दोनों एक ही जैसी मोटी खादी पहनने लगे तो उनके बीच का जो क्लास डिफरेंस था, जो सामाजिक फासला था, वो मिटने लगा। बिल्कुल। और इसी वजह से ये आंदोलन सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम तक सीमित नहीं रहा, ये एक सच्चा जन आंदोलन बन गया। इस रचनात्मक काम को गति देने के लिए एक तिलक स्वराज कोष भी बनाया गया था। हाँ, जिसमें उस जमाने में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट था। 1920 में 1 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन लोगों का जोश देखिए, ये टारगेट बहुत आसानी से पूरा हो गया। दस्तावेजों में जिक्र है कि महिलाओं ने इसके लिए अपने गहने तक दान कर दिए थे। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े वकीलों ने अपनी चलती हुई प्रैक्टिस छोड़ दी। ये जन भागीदारी का बहुत ही उजला पक्ष था। लेकिन इन रिसर्च नोट्स में ना एक बहुत ही दिलचस्प पहलू भी सामने आता है। कौन सा पहलू? देखिए, कागजों पर बनाई गई नीतियां जब गांव देहात तक पहुंचती हैं ना, तो वो अक्सर उस टेलीफोन गेम की तरह हो जाती हैं, जहां बात एक कान से दूसरे कान तक पहुंचते पहुंचते अपना मतलब ही बदल लेती है। मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे जैसे आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में फैला, बहुत से स्थानीय समूहों ने
असहयोग और स्वराज का मतलब अपने अपने हिसाब से निकाल लिया। और ये किसी भी इतने बड़े जन आंदोलन की सबसे जटिल सच्चाई होती है। हर वर्ग अपनी स्थानीय समस्याओं के चश्मे से ही बड़ी तस्वीर को देखता है। उदाहरण के लिए अवध की बात करते हैं, जो आज का उत्तर प्रदेश है। वहां क्या हो रहा था? वहां किसानों का एका आंदोलन चल रहा था। उन किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार से ज्यादा बड़े दुश्मन तो वो स्थानीय जमींदार थे, जो उनसे मनमाना लगान वसूलते थे। अच्छा। तो किसानों में ये अफवाह फैल गई कि गांधी जी के स्वराज का मतलब है कि अब हमें जमींदारों को कोई टैक्स या लगान नहीं देना पड़ेगा। मतलब उनके लिए गांधी राज एक ऐसा स्वर्ग था जहां जमीन सिर्फ उनकी होगी। बिल्कुल। ऐसे ही असम के चाय बागानों का मामला भी बहुत दिलचस्प था। वहां के जो मजदूर थे, उन्हें लगा कि गांधी जी चाहते हैं कि वो बागान मालिकों की गुलामी छोड़ दें और अपने गांव लौट जाएं। और उन्हें लगा होगा कि वहां गांव में उन्हें मुफ्त में जमीन मिलेगी। हाँ, इसी गलतफहमी में हजारों मजदूर बागान छोड़कर रेलवे स्टेशनों की तरफ पैदल ही निकल पड़े। बाप रे। और यहीं से शायद आंदोलन का चरित्र बदलने लगा था। जी। गांधी जी चाहते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पूरी तरह से अहिंसक असहयोग, लेकिन जमीन पर कई जगहों पर यह जमींदारों और पूंजीपतियों के खिलाफ एक वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल का रूप लेने लगा था। जो भीड़ कल तक एकदम अनुशासित थी, वो अब अपने स्थानीय शोषकों के खिलाफ हिंसक होने लगी थी। और इसी अनियंत्रित होती भीड़ का सबसे भयानक रूप हमें दिखा 4 फरवरी 1922 को, जिसने इतिहास की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। चौरी चौरा कांड। जी। अगर हम दस्तावेजों के हिसाब से इस घटना की तह में जाएं, तो ये कोई अचानक भड़की हुई हिंसा नहीं थी। गोरखपुर के चौरी चौरा में जो हुआ, उसके पीछे भी स्थानीय बाजार के कुछ आर्थिक कारण थे ना? बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोतों में साफ लिखा है कि चौरी चौरा के बाजार में मांस और शराब की कीमतों में अचानक बहुत भारी वृद्धि हो गई थी। और कांग्रेस और खिलाफत के जो स्वयंसेवक थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, उनके नेताओं को बुरी तरह पीटा। और जब भीड़ ने इसका विरोध किया, तो पुलिस ने हवा में गोलियां चलाने के बजाय सीधे उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी। और जब पुलिस की गोलियां खत्म हो गई, तो वो डर के मारे अपने ही पुलिस स्टेशन के अंदर जाके छिप गए। लेकिन तब तक भीड़ का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। उन स्वयंसेवकों ने पुलिस स्टेशन को बाहर से घेरा और उसमें आग लगा दी। हाँ। जो पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए बाहर भाग रहे थे, उन्हें पकड़कर वापस उसी आग में फेंक दिया गया। बहुत ही भयानक दृश्य रहा होगा वो। उस दिन 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। और जब ये खबर गांधी जी तक पहुंची, मतलब उनके लिए तो ये एक बहुत गहरे सदमे जैसा था। हाँ। क्योंकि अहिंसा ही तो इस पूरे आंदोलन की नींव थी। हाँ। और उसी की सरेआम हत्या हो गई थी। बिल्कुल। और गांधी जी ने बिना एक भी दिन की देरी किए 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और असहयोग आंदोलन को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की घोषणा कर दी। इसे ना मैं एक रूपक से समझने की कोशिश कर रही थी। मान लीजिए जंगल के एक हिस्से में बहुत सारी सूखी घास और कचरा जमा है। अब जंगल का रेंजर उस कचरे को साफ करने के लिए एक नियंत्रित आग लगाता है, कंट्रोल्ड बर्न। हाँ। लेकिन अचानक हवा का रुख बदल जाता है और वो आग जंगल के बाहर बसे एक गांव की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। तो ऐसे में रेंजर के पास उस आग को तुरंत बुझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता ना, भले ही जंगल की सफाई का काम अधूरा रह जाए। ये नियंत्रित आग वाला उदाहरण बहुत सटीक है। असहयोग आंदोलन को रोकना बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन देखिए, उस समय के जो युवा और जोशीले नेता थे, उनके लिए ये फैसला किसी बड़े धोखे से कम नहीं था। हाँ, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सब तो गहरे सदमे में थे। जाहिर है, जब पूरा देश इतने जोश से भरा था और सबको लग रहा था कि ब्रिटिश हुकूमत बस अब झुकने ही वाली है, तब अचानक से कदम पीछे खींच लेना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। और जवाहरलाल नेहरू तो उस वक्त जेल में थे। उन्होंने दस्तावेजों में जो लिखा है, वो सवाल बहुत तीखा है। वो कन्याकुमारी वाला सवाल। हाँ, उनका तर्क था कि अगर कन्याकुमारी के एक सुदूर गांव के लोगों ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो उसकी सजा हिमालय की तलहटी में बसे किसी बेकसूर गांव को क्यों मिलनी चाहिए? एक बहुत ही जायज सवाल है। तो क्या सच में गांधी जी का ये फैसला एक रणनीतिक भूल थी? देखिए, इतिहास में ये हमेशा से बहस का विषय रहा है। लेकिन अगर हम गांधी जी की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी, उसका थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें, तो चीजें साफ होने लगती हैं। गांधी जी को ये दिख रहा था कि चौरी चौरा कोई एक अपवाद नहीं था। मतलब ये सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं थी। नहीं,
ये उस हिंसा का एक लक्षण था जो पूरे देश में अंदर ही अंदर पनपने लगी थी। अब सोचिए, अगर पूरे देश में ऐसी हिंसा भड़क जाती तो क्या होता? ब्रिटिश सरकार के पास तो बहुत आधुनिक सेना थी। बिल्कुल। उन्हें इस पूरे जन आंदोलन को बेरहमी से कुचलने का एक वैध बहाना, एक लीगल एक्सक्यूज मिल जाता। मतलब 1857 से भी बड़ा दमन चक्र चलता और हजारों निर्दोष लोग मारे जाते। एकदम सही। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण था। जैसा कि हमने अवध के एका आंदोलन में देखा, ये जन आंदोलन धीरे धीरे जमींदारों के खिलाफ एक क्लास वॉर में बदल रहा था। उस समय का जो राष्ट्रीय नेतृत्व था वो समाज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अगर किसान जमींदार से लड़ेगा तो ब्रिटिश विरोधी जो संयुक्त मोर्चा है वो तो अपने आप टूट जाएगा ना। बिल्कुल टूट जाएगा। गांधी जी ये समझ गए थे कि भारतीय जनता अभी अहिंसा के असली मतलब और उसके लिए जो अनुशासन चाहिए उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये वापसी कोई हार नहीं थी, ये एक रणनीतिक वापसी थी, एक स्ट्रैटेजिक रिट्रीट, ताकि भविष्य की बड़ी लड़ाई के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। जी। लेकिन आंदोलन रुकने के बाद जनता तो बहुत हताश हो गई थी और मार्च 1922 में अंग्रेजों ने मौका देखकर गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया। 6 साल की सजा सुना दी। हाँ, वो दौर निराशा का था। तो ऐसे में तो कोई भी सोचेगा कि सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या हमें इस आंदोलन को एक विफल प्रयोग मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तात्कालिक लक्ष्य जो था 1 साल में स्वराज, वो भले ही ना मिला हो, लेकिन इसके जो दीर्घकालिक प्रभाव थे वो बहुत गहरे थे। असहयोग आंदोलन ने जो सबसे बड़ा काम किया ना, वो था भारतीयों के मन से ब्रिटिश सत्ता का खौफ खत्म करना। खौफ कैसे खत्म हुआ? देखिए, पहले लोग जेल जाने से बहुत डरते थे, समाज में उसे बहुत अपमान की बात माना जाता था। लेकिन इस आंदोलन के बाद जेल जाना देशभक्ति का एक मेडल बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी। सही बात है। और इसका असर मैंने दस्तावेजों में देखा कि कांग्रेस के स्वरूप पर भी बहुत पड़ा। बहुत ज्यादा। जो कांग्रेस पार्टी पहले सिर्फ साल में एक बार कोट पैंट पहनकर अंग्रेजी में प्रस्ताव पास करती थी, वो अब धूल मिट्टी से जुड़ी एक असली जन पार्टी बन गई थी। जी। चरखा, खादी और हिंदी भाषा, इन तीनों चीजों ने कांग्रेस को आम आदमी से जोड़ दिया था। और सबसे बड़ी बात, इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के उस घमंड को तोड़ दिया कि वो अजेय हैं। उन्हें समझ आ गया कि अब सिर्फ पुलिस के डंडों के दम पर राज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। असहयोग आंदोलन कोई अंत नहीं था, ये तो बस भविष्य में जो बड़े आंदोलन होने वाले थे, जैसे सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन, उन सब के लिए एक वैचारिक नींव थी, एक विशाल ड्रेस रिहर्सल थी। तो इन सभी ऐतिहासिक स्रोतों और दस्तावेजों को इतनी गहराई से खंगालने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। क्या? जरा सोचिए, अगर गांधी जी ने चौरी चौरा की उस घटना के बाद आंदोलन वापस लेने की वो इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाई होती तो क्या होता? ये एक बहुत ही डरावना और दिलचस्प ख्याल है ना? क्या ब्रिटिश साम्राज्य उस हिंसक जन उभार के सामने घुटने टेक देता और हमें आज़ादी 1947 से दशकों पहले ही मिल जाती? या फिर जैसा कि दस्तावेजों के इशारे बताते हैं, ये पूरा देश ब्रिटिश सेना की अंधाधुंध गोलियों और एक अनियंत्रित खूनी गृह युद्ध के गहरे अंधकार में डूब जाता? ये सच में सोचने वाली बात है। यह एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है उसके पीछे के फैसले असल में कितने जटिल और जोखिम भरे होते हैं। हमें यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।